दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिमा लक्षण विद्या। देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की शाखा प्रतिमा लक्षण विद्या या मूर्ति विद्या के अंतर्गत किया जाता है। इसमें कतिपय प्रतीकों तथा पुराण कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, नटराज नृत्य। नटराज नृत्य में सृजन, विनाश तथा ब्रह्म के रूप में जीवन मरण के सभी दृश्यों को दिखाया गया है। नृत्य दैवीय ऊर्जा के 5 सिद्धांतों सृजन, विनाश, रक्षण, मोक्ष तथा माया के चित्रमय लक्षण प्रकट करता है। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला की उस शैली को क्या कहते हैं जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गांधार। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रित शैली गांधार शैली है। इस मूर्तिकला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। गांधार कला शैली कुषाणों के समय पनपी थी और गांधार कला पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान के बीच में विकसित हुई थी। भारत में यह कला कुषाण वंश के दौरान फली फूली तथा कुषाण कला का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीक रोमन भी कहा जाता है। स्थानक प्रतिमा होती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, खड़ी हुई। स्थानक प्रतिमा खड़ी हुई प्रतिमा होती है। लगभग सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थानक रूप में पाई जाती हैं। गांधार कला की कुषाण युगीन मूर्ति कला की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर लिटनर ने। गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली कुषाण युगीन कला के महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान 1870 ईस्वी में डॉक्टर लिटनर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप गया। वे कला के पर्याप्त नमूने अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे, जिन्हें उन्होंने ग्रेको बुद्धिस्ट नाम दिया। इससे पूर्व जेरार्ड फ्रिंसेप और बेले ने इसे देखने का प्रयास किया, किंतु विशेष जानकारी प्रसारित नहीं की। किस शैली में भगवान बुद्ध को केस तथा मूछों से युक्त बनाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गांधार शैली में। बुद्ध को मूछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की विशिष्टता रही है, क्योंकि मथुरा तथा अन्य किसी भारतीय शैली में बुद्ध की मूछें नहीं बनाई गईं। विशिष्ट केश विन्यास तथा बुद्ध के शीश पर घुंघराले बालों का चलन भी इसी कला में प्रारंभ होता है। इस शैली में ऊंचे घुटने तक के जूते, चुन्नटदार अधोवस्त्र, महीन सिलवटदार वस्त्र आदि दिखाई पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शैली में बुद्ध को मानवाकृतियों में दिखाया जाने लगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मथुरा शैली में। मथुरा कला शैली में सर्वप्रथम बुद्ध को मानवाकृतियों में दिखाया जाने लगा। अपनी कला को साकार रूप प्रदान करने के लिए मूर्तिकारों ने बुद्ध को चक्रवर्ती राजा, महायोगी, महापुरुष का रूप भी दे डाला। महापुरुष के रूप में बुद्ध के 32 लक्षण माने जाते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा।
कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करा और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। अगला प्रश्न है, किस अवधि की पेंटिंग या चित्रकला में पहली बार फूल, पत्तियों और पौधों को चित्रित किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत। सल्तनत काल में वास्तुकला के उदाहरण मिलते हैं, किंतु चित्रकला के उदाहरण नहीं मिलते। इस काल में इमारतों की साज सज्जा में कुरान की दी गई व्यवस्था के अनुसार किसी मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर जीवधारी का चित्र बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित था। फिर भी इस काल में चित्रकारी के कुछ प्रमाण मिले हैं। 19वीं सदी के बाद के वर्षों में सर्वप्रथम मोहम्मद अब्दुल्ला चुगतई ने यह विचार प्रस्तुत किया कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का अस्तित्व था। 1947 में हरमन गोइट्स ने द जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपने लेख में विचार व्यक्त किया था कि दिल्ली सल्तनत काल में चित्रकला का भी अस्तित्व था। मंदिर निर्माण की गतिविधि भारत में किस राजवंश के समय में शुरू हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश के समय मंदिर निर्माण की गतिविधि शुरू हुई। गुप्तकालीन मंदिर निर्माण गतिविधि चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों की पिछली परंपरा से विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो अब बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई। यह भारत में मंदिर निर्माण के प्रारंभिक चरण को दर्शाते हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चरण था जिसने मध्य काल तक मंदिर निर्माण को प्रभावित करना जारी रखा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कूर्म यानी कछुआ। गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में कूर्म यानी कच्छप तथा गंगा नदी के वाहन मकर यानी मगरमच्छ को दर्शाया गया है। उदयगिरी की गुहा भित्ति पर गंगा यमुना को मकर तथा कच्छप पर जलकुंभलीय प्रवाहित नदियों के बीच सागर तक जाते हुए अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। पल्लव कला की राज सिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था, के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। वे हैं सूर मंदिर यानी तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सूर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। पल्लव शासकों द्वारा पंचरथ नाम से विख्यात मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हैं, रथ मंडप, शैल मंडप तथा रचना प्रधान। रथ मंडप पहले 5 पांडवों के नाम पर थे, परंतु खराब वातावरणीय परिस्थिति के कारण नष्ट हो गए। शैल मंडप तट से थोड़ा हटकर पहाड़ को तराश कर गुहा मंदिर बनाए गए। इसके समीप ही एक चट्टान को तराश कर महाभारत के आख्यान उत्कीर्ण किए गए। गज लक्ष्मी, गंगा अवतरण, दुर्गा आदि का अंकन उल्लेखनीय था। रचना प्रधान महाबलीपुरम के पत्थरों की चुनाई करके भी मंदिरों के निर्माण किया गया। समुद्र तट पर बनाए गए मंदिर सोल टेम्पल, जो 2 मंदिरों के समूह में है, एक शिव का तथा दूसरा विष्णु का है, यह द्वितलीय मंदिर है। अगला प्रश्न है, गंगा अवतरण मूर्ति के दाएं भाग में किस विशालकाय जानवर को दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हाथी। गंगा अवतरण मूर्ति के दाएं भाग में एक विशालकाय हाथी को दर्शाया गया है। उसके पास एक हाथी का बच्चा भी दर्शाया गया है। गंगा अवतरण के थोड़ी बाईं ओर एक शिलाखंड पर कृष्ण गोवर्धन का दृश्य उत्कीर्ण किया गया है। तूफान के प्रकोप से गंगा गांव वासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं। यह दृश्य अत्यंत मोहक है। खजुराहो का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर है?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कंडारिया महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर समूह आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। खजुराहो में 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष बचे हुए हैं। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी सोलंकी। नवलखा मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला में निर्मित है। 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर जेठवा शासक द्वारा निर्मित किया गया, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। यह मंदिर गुजरात के धुमली में स्थित है। इसके निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, इसलिए इस मंदिर को नौलखा मंदिर कहा गया। इस मंदिर की पिछली दीवार पर दो विशाल हाथियों को सूंड लड़ाते हुए चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी के आरंभ में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में पूरा हुआ। यद्यपि इसका निर्माण 802 ईस्वी में खमेर राजाओं के शासनकाल में ही आरंभ हो गया था। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजकीय मंदिर के रूप में बनवाया गया था। इस मंदिर को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में भी स्थान दिया गया है। ये प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर वर्तमान की बात करें तो अमेरिका में एक नया मंदिर बना है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहा जा रहा है। दक्कनी लघु चित्र पोलो खेलते हुए चांद बीबी किस शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोलकुंडा। पोलो खेलते हुए चांद बीबी यानी दक्कनी लघु चित्र गोलकुंडा शैली से संबंधित है। बीजापुर की रानी चांद बीबी ने अकबर द्वारा राज्य पर अधिकार करने के राजनीतिक प्रयासों का विरोध किया था। चित्र में चांद बीबी को चौगान खेलते हुए दिखाया गया है। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राग हिंडोल नामक चित्र जिस दक्कनी शैली से संबंध रखता है वह है ऑप्शन सी अहमदनगर। राज हिंडोल नामक चित्र दक्कनी शैली के अहमदनगर से संबंधित है, जिसे 1590 ईस्वी में चित्रित किया गया। यह चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो यह है ऑप्शन बी जोगिन चौधरी। जोगिन चौधरी का प्रिय माध्यम स्याही और पेस्टल ही है। शांति निकेतन पहुंचकर उन्होंने टेम्परा और तैल रंगों में काम किया, पर जोगिन के चित्र भाषा काले रंग, स्याही और पेस्टल से ही जन्म लेती हैं। उनकी चित्रकला में रेखांकनों का अपना एक अलग और विशिष्ट महत्व है। इन रेखांकनों में यथार्थ, अति यथार्थ सब अपने ढंग से आ गया है। एक समय जोगिन फ्रायड सरीखे विचारकों के स्वप्न सिद्धांतों से भी प्रभावित हुए थे। उनके चित्रों में कोई स्वप्न, कोई सर्प, कोई फूल रहस्यमय रूप ले लेता था। अगला प्रश्न है माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शैली में बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी नागर शैली में। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में है, किंतु यह मारू गुर्जर उप शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इस शैली में मंदिरों की दीवारों, खंभों और छतों पर बारीक नक्काशी की गई है और मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सफेद संगमरमर से निर्मित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की बड़ी अलंकृत छत को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है रंग मंडप का कटोरक। दिलवाड़ा स्थित तेजपाल मंदिर की छत अत्यंत आकर्षक और ध्यान खींचने वाली है। इसकी प्रमुख बड़ी छत, जिसे रंग मंडप का कटोरक कहा गया है, विशेष दर्शनीय है। यहाँ स्तंभों के बीच लगे
तोरणों की कारीगरी बेमिसाल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, काम। भारतीय संस्कृत के 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की चर्चा की गई है। इनमें से चित्रकला में काम के महत्ता को प्रमुख स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, वीर भूमि प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, टेराकोटा मंदिरों के लिए। पश्चिम बंगाल में स्थित वीर भूमि टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इसे लाल मिट्टी की भूमि भी कहा जाता है। यह पर्यटन तथा धातु एवं मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। अगला प्रश्न है, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। अमृता कला वीथिका गोरखपुर में स्थित है। अमृता गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग से यह वीथिका संबंधित है। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिएचर शैली। कारखाना शब्द मिनिएचर चित्र शैली से संबंधित है। यह 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में भारत और पाकिस्तान में प्रचलित थी। मुगल बादशाह हुमायूं के साथ ईरान से आए अब्दुल समद व मीर सैयद अली ने कारखाना की शुरुआत की, जहां मुगल मिनिएचर शैली की कला बनाई जाती थी। तनख्वाह कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल। तनख्वाह कुंडलित चित्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में बहुतायत पाए जाते हैं। तनख्वाह या टेंगांका एक नेपाली कला है जिसमें कपड़े पर गौतम बुद्ध का चित्र बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गोरखपुर। टेराकोटा या मिट्टी की कला एक ऐसी कृति है जो मिट्टी से बनी तथा पकाने पर चमक रहित होती है। यह सामान्यतः लाल रंग की होती है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। आज के अंक का अंतिम प्रश्न है, कैंटे काम का संबंध किस कला से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ईसाई कला। कैंटे काम का संबंध ईसाई कला से है। ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र रोम की भूमिगत समाधि गुफाओं की भित्तियों पर मिले हैं। इनमें अंगूरों के गुच्छे, पत्तियों, फलों, पक्षियों एवं क्यूपिड की मोहक आकृतियों के पैनल डिजाइन द्वारा एक चित्र को दूसरे चित्र से पृथक किया गया है। चित्रकार प्राचीन रोमन कला की अनुकृति कर रहे थे। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।